अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर सेकेंड ईयर क्लासेस। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने होमियोस्टेसिस के बारे में डिस्कस किया होगा। आज की क्लास का हमारा मेजर जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरीके से अपना इंटरनल एनवायरनमेंट बायोवेल एनवायरनमेंट के साथ मैच करते हैं। लाइक अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस जो है, लाइक जिसमें वाटर की प्रेजेंस आ जाती है, सोल्यूट की प्रेजेंस आ जाती है, उसको किस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो है वो बैलेंस करते हैं। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर मेजरली जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लांट्स जो है वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स, सेकंड वन आर मेसोफाइट्स एंड थर्ड आर जीरोफाइट्स। स्टूडेंट्स, हाइड्रोफाइट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। फ्रेश वाटर से मुराद ऐसा पानी जिसके अंदर सॉल्यूट्स या सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। तो हाइड्रोफाइट्स जब अपनी होल लाइफ टाइम के अंदर, क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर इन्होंने सर्वाइव करना होता है, तो इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। एंड द मेजर प्रॉब्लम इज़ लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने सारी लाइफ पानी के अंदर गुजारनी है, तो इनकी बॉडी के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि किसी न किसी तरीके से उस एक्सेस वाटर को या ज़्यादा पानी को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकें। तो उसके रिमूवल के लिए इन्होंने कुछ अडेप्टेशंस अडेप्ट की हुई हैं। लाइक फर्स्ट वन इज़ द, इन्होंने अपनी लीफ का सर्फेस एरिया क्या कर दिया, लार्ज कर दिया। लार्ज सर्फेस एरिया से मुराद के इनके पत्ते जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और बड़े बड़े पत्तों की वजह से क्या होता है कि जितने बड़े पत्ते होंगे उनके ऊपर स्टोमेटास की कॉन्सेंट्रेशन, स्टोमेटास की तादाद ज़्यादा होगी। स्टोमेटास ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। ट्रांसपायरेशन से मुराद वाटर का रिमूवल। जितनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी तो इनकी बॉडी जो है वो उतनी ही ज़्यादा बैलेंस रहेगी। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ वाटर लिली। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मीजोफाइट्स की बात करें तो मीजोफाइट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मॉडरेट वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। मॉडरेट वाटर से मुराद कि जिसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो इन्हें अपनी लाइफ टाइम में दो किस्म के प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। कभी ना कभी अगर फॉर एग्जांपल इनकी बॉडी के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी न किसी तरीके से एक्सेस वाटर को रिमूव करना है। सेकेंड क्या होता है कि अगर इनकी बॉडी के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाए तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी न किसी तरीके से उन्होंने पानी के लॉस को बचाना होता है, पानी के लॉस को प्रिवेंट करना होता है। तो उसके लिए कुछ अडेप्टेशंस क्या हैं कि अगर इनकी बॉडी के अंदर वाटर की सप्लाई जो है वो सफिशिएंट है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने जितने भी लीव्स के ऊपर स्टोमेटास होते हैं ये क्या करते हैं, उसको ओपन कर देते हैं। स्टोमेटास के ओपन करने से स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टोमेटास के ओपन करने से जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। एंड अगर इनकी प्लांट्स के अंदर वाटर की सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कम है, तो ये अपने अंदर से अपने लीव्स वगैरह के अंदर से स्टोमेटास को क्लोज कर देते हैं। स्टोमेटास को क्लोज करने का मेन मकसद क्या है कि वो जितने भी ट्रांसपायरेशन हो रही थी, लाइक वाटर का लॉस हो रहा था, वो फिर रुक जाएगा, और जिस वजह से फिर इजीली इनकी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो बैलेंस रहेगा। एंड इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स आ जाती हैं वो रोज़ की आ जाती है, ब्रेसिका के कुछ प्लांट्स पे स्पीशीज़ हैं वो भी आ जाती हैं इसके अंदर। स्टूडेंट्स, लास्ट आपके पास टाइप है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं। ड्राई कंडीशन से मुराद डेजर्ट एरियाज़ वगैरह के अंदर या डेजर्ट इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ सर्वाइव करती हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, जीरोफाइट्स को अपनी होल लाइफ टाइम में एक ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, एंड दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर, कि अपनी बॉडी के अंदर जितना भी पानी का लॉस हो रहा है उसको बचाना है, किसी न किसी तरीके से उसको प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए कुछ अडेप्टेशंस की गई हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इनका लीव जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड थिक होते हैं। स्मॉल एंड थिक लीव से क्या होगा कि उनकी बॉडी के अंदर से वाटर जो है वो बहुत जल्दी ट्रांसपायर नहीं होगा। इनकी बॉडी लीव्स का सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल सरफेस एरिया से मुराद कि स्मॉल जगह का कम होना, लाइक पत्ते इनके छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे पत्तों से क्या होगा कि वहाँ पे स्टोमेटास की तादाद ज़्यादा नहीं होगी। स्टोमेटास की तादाद ज़्यादा नहीं होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा नहीं होगी, एंड ट्रांसपायरेशन ज़्यादा नहीं होगी तो वाटर ईजिली इनकी बॉडी से लॉस नहीं हो पाए। स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो अपने अंदर अडेप्ट करते हैं दैट इज स्टोमेटास आर लोकेटेड ऑन द लोअर एपिडर्मिस इन डिप्रेशंस, कि मेनली क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर जितने भी स्टोमेटास होते हैं, लीफ के ऊपर जितने भी स्टोमेटास होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पे लोकेटेड होते हैं। लोअर एपिडर्मिस से मुराद पत्ते की नीचे वाली जगह, लाइक जो नीचे वाली साइड होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर होंगे तो ईजिली वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन ये भी होता है कि जब भी ड्राई सीजन आता है तो ये अपने लीव्स वगैरह को शेड कर देते हैं। लीव्स वगैरह को शेड करने का मतलब कि लीव्स वगैरह इनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो पत्तों के झड़ने से क्या होगा कि इनके पत्ते जब नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो वाटर का लॉस भी नहीं होगा। एंड फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स के, फिर इनके अंदर से फूड वगैरह कहाँ पे बनता है। तो जब इनके पत्ते नहीं होते तो इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर काम करती हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस और फिर मेजर जितने भी इनके फंक्शंस होते हैं वो सारे इनकी स्टेम्स वगैरह में हो जाते हैं। एंड इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी आ जाती है दैट इज़ कैक्टस। बहुत प्लांट्स जो होते हैं, कैक्टस के प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे पास जीरोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन को एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन करती चलूँ। ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशंस को बैलेंस करना है। एंड अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर 70% जो होता है वो सिर्फ वाटर ही होता है। तो फिर एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कर सकें। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होगी तो वाटर आउटसाइड मूव करेगा, अगर इनसाइड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो वाटर इनसाइड मूव करेगा। और इस बेसिस पे हम एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड सेकंड वन आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स से मुराद ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी फ्लूइड जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक होता है। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी के अंदर जितने भी लाइक वाटर होगा या सॉल्ट्स होगा वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिल्कुल इक्वल होगा। लाइक ना वाटर ज़्यादा होगा ना सॉल्यूट ज़्यादा होगा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिल्कुल आइसोटोनिक होगी। एंड इसी वजह से इनको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने बॉडी के इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करने की, बिकॉज इनको ऑलरेडी एडजस्ट होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक स्टेट में होते हैं। एंड स्टूडेंट्स इसी वजह से कहा जाता है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में एनर्जी की कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होती, बिकॉज इनका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक होता है। किसी भी चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड तमाम आइसोटोनिक इन्वायरमेंट की स्पीशीज़ जो हैं वो इसमें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में आ जाती हैं। लाइक शार्क हैं, क्रैब्स हैं हमारे पास, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स से मुराद ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी फ्लूइड जो होता है वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आसान अल्फाज में इसको बताया जाए तो इस तरीके से कि अगर बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है तो एक्सटर्नल हाइपोटोनिक होगा, अगर इंटरनल हाइपो है तो एक्सटर्नल हाइपर होगा। लाइक दोनों इंटरनल, अगर बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो दोनों डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे होंगे, एक हाइपर है तो दूसरा हाइपो होगा। तो इसी वजह से इनको फिर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है एंड इसी वजह से फिर इनकी एनर्जी की यूटिलाइजेशन भी होती है। तो तमाम हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स में आ जाती हैं। एंड स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, हाइपोटोनिक के अंदर जो भी एनिमल होगा वो हमेशा अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक के अंदर वाटर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एंड सॉल्यूट्स की कम होती है। एंड हाइपरटोनिक के अंदर वो अपनी बॉडी से हमेशा एक्सेस सॉल्ट्स को रिमूव करेगा, क्योंकि हाइपरटोनिक के अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स में मेजर जो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती है वो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स वगैरह की आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स है, जिसमें हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स की बात करेंगे कि किस तरीके से उन एनवायरनमेंट्स के अंदर रहकर जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और फ्लूइड्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। सबसे फर्स्ट एनवायरनमेंट आ जाता है हमारे पास फ्रेश वाटर। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि फ्रेश वाटर के अंदर जितने भी एनिमल्स सर्वाइव करते हैं उन्हें कॉन्टीन्यूसली हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है। एंड हाइपोटोनिक की हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि हाइपोटोनिक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम होती है लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि फ्रेश वाटर के अंदर जितनी भी एनिमल सर्वाइव कर रहे होंगे उन्हें अपनी होल लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, दैट इज़ लॉस ऑफ एक्सेस सॉल्ट्स एंड ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। कि उन्हें अपनी होल लाइफ के अंदर, क्योंकि वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ में उनकी बॉडी के अंदर जो है पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती रहती है एंड उनकी बॉडी के अंदर से सॉल्ट्स बहुत लॉस होते रहते हैं। तो इसी वजह से इनका ये जो फ्रेश वाटर के अंदर जितने भी एनिमल्स रह रहे होते हैं उनका मेजर एम क्या होता है कि उन्होंने जो उनकी बॉडी के अंदर से सॉल्यूट्स या सॉल्ट्स लॉस हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना है और उनकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर इंटर हो रहा है उन्होंने उसको लॉस करना है। ठीक है, सबसे पहला काम उन्होंने क्या करना है कि जो सॉल्यूट्स एक्स्ट्रा उनकी बॉडी से लूज हो रहे हैं उसकी प्रिवेंशन करनी है ताकि वो जो उनकी बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स हैं वो लॉस ना हो सकें। एंड सेकंड काम उन्होंने क्या करना है कि इनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर जो इंटर हो रहा है वो उसको लॉस कर सकें। स्टूडेंट्स फ्रेश वाटर के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ रहती हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर्स एंड सेकंड वन आर मल्टीसेलुलर्स। यूनिसेलुलर्स की बात करें तो हमें पता है कि यूनिसेलुलर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशीज़ होती हैं जिनके अंदर एक ही सेल होता है, उनकी होल बॉडी के फंक्शंस को एक ही सेल कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसमें मेजर एग्जाम्पल हमारे पास अमीबा एंड परमेशियम की आ जाती है। अब बात करते हैं कि अमीबा और परमेशियम किस तरीके से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर से एक्सेस वाटर को लॉस करते हैं एंड सॉल्यूट्स और सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को लॉस होने से बचाते हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी बॉडी के अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो इनकी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस वाटर वगैरह होगा उसको पंप आउट कर देता है, मतलब उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, एंड मल्टीसेलुलर्स की बात करें तो मल्टीसेलुलर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के फंक्शंस को एक से ज़्यादा सेल कंट्रोल कर रहे हैं। तो मल्टीसेलुलर्स में हमारे पास सबसे कॉमन जो एग्जांपल आ जाती है वो फिशेस की आ जाती है। एंड फिशेस किस तरीके से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, सबसे पहले वो अपनी बॉडी के अंदर डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। डाइल्यूट यूरिन से मुराद ऐसा यूरिन जिसमें हमारी बॉडी के अंदर से
एक्सेस वाटर जो है वो लॉस हो रहा हो। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर से फिशेस वगैरह एक्सेस वाटर का लॉस कर सकती हैं। एंड सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बचाने के लिए वो सॉल्टी फूड को ईट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। एंड एक और काम भी इस तरीके से हो सकता है कि वो अपनी जो गिल्स हैं या अपनी स्किन के ज़रिए भी जितने भी सॉल्ट्स हैं उनको अपटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दो ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, जितनी भी फिशेस सर्वाइव कर रही हैं, वो वाटर का लॉस कर सकती हैं और सॉल्यूट्स को लॉस होने से बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन्वायरमेंट हमारे पास आता है मेरीन इन्वायरमेंट। मेरीन इन्वायरमेंट हमारे पास फ्रेश वाटर के थोड़ा ऑपोजिट होता है। मेरीन इन्वायरमेंट में जितनी भी स्पीशीज़ रहती हैं वो तमाम अपनी होल लाइफ टाइम के अंदर वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को सर्वाइव करती हैं। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से मुराद एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लाइक सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास मेरीन में डिफरेंट किस्म की फिशेज़ आ जाती हैं, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और हर किसी की बात करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल जो है वो है हैग फिशेज़ की। स्टूडेंट्स, हैग फिशेज़ किस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन रखती हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर, वो हम कहते हैं कि वो आइसोटोनिक होती हैं। लाइक हैग फिशेस को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे होते हैं, ऐसी स्पीशीज़ होती हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन या इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की इक्वल होता है। तो हैग फिशेस जो होती हैं वो एग्जैक्टली अपने बॉडी के अंदर जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट्स और सॉल्ट्स की, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिल्कुल बराबर रखती हैं। तो जिसकी वजह से उन्हें अपने इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस ऐसी फिशेस होती हैं जो हमारे पास जिनकी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज होती है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस हमारे पास ये ऑस्मो रेगुलेटर्स में आ जाते हैं जिन्हें अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस ऐसी होती हैं जो अपने अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम रखती हैं एंड सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम रखने के लिए दो काम वो करते हैं। पहला काम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर से जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उन्हें गिल्स के थ्रू रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सेकंड काम ये करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जितने भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें रेक्टल ग्लैंड से रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, रेक्टल ग्लैंड क्या होते हैं हमारे पास? रेक्टल ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो रेक्टम की वॉल के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। रेक्टम एज यू ऑल नो के एनएस का लास्ट पार्ट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्टिलेजिनस फिशेज इस रेक्टल ग्लैंड को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर से एक्सेस सॉल्ट्स और वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करते हैं। स्टूडेंट्स, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर कुछ ऐसी फिशेस भी आ जाती हैं जिनके अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन तो कम होती है लेकिन वो अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बराबर करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड उनके लिए वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ी कम अमाउंट के अंदर रिटेन करना स्टार्ट कर देती हैं। रिटेन का मतलब जमा करना स्टार्ट कर देती हैं। ज़्यादा वो यूरिया के अमाउंट को जमा नहीं कर सकती बिकॉज एज यू ऑल नो कि यूरिया जो होता है वो टिश्यूज़ को डैमेज करता है ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रेजेंट हो। इसी वजह से वो यूरिया की कम अमाउंट को अपनी बॉडी के अंदर जमा करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस ऐसी होती हैं जो अपनी बॉडी के अंदर TMO लाइक ट्राई मिथाइल ऑक्साइड को रिटेन या जमा करना स्टार्ट कर देती हैं। ट्राई मिथाइल ऑक्साइड जो होता है वो हमारे पास यूरिया का जितना भी असर है, क्योंकि यूरिया में पता है कि एक डेंजरस सब्सटेंस है, तो यूरिया के असर को ख़त्म करने के लिए वो कुछ फिशेस ट्राई मिथाइल ऑक्साइड को भी अपने बॉडी के अंदर जमा करना स्टार्ट कर देती हैं जिससे उनके अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो हाइपरटोनिक था ही था, वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट भी हाइपरटोनिक बना देते हैं। लाइक अपने आप को बाहर वाले इन्वायरमेंट के बिल्कुल बराबर ला के खड़ा कर देते हैं। एंड नेक्स्ट बात करें अगर बोनी फिशेस की, तो स्टूडेंट्स बोनी फिशेस के बारे में आपको एक बात बताती चलूँ कि स्टार्टिंग के अंदर जब बिल्कुल स्टार्टिंग में एवोल्यूशन होने से पहले हमारे पास जितनी भी बोनी फिशेस वगैरह प्रेजेंट थी वो फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव करी थी। इसी वजह से हम कहते हैं कि बोनी फिशेस के जो एंसेस्टर्स थे वो फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट थे। एंड फ्रेश वाटर यू ऑल नो कि फ्रेश वाटर के अंदर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, इन्वायरमेंट में चेंजेस आते गए, तो बोनी फिशेस ने अपने अंदर एक अडेप्टेशन की कि वो फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर के अंदर सर्वाइव करना स्टार्ट हो गया जहाँ पे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, फिर बोनी फिशेस वगैरह के अंदर कुछ अडेप्टेशंस वगैरह हुई जिनमें सबसे पहली अडेप्टेशन क्या थी कि उन्होंने सी वाटर को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर वगैरह कम है वो थोड़ा ज़्यादा हो सके। एंड सेकंड काम क्या किया था, सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में ज़्यादा थी तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी थी। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से मुराद ऐसी यूरिन जिसमें सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से वो फिर अपनी बॉडी के
अंदर वाटर जो थे वो इनटेक कर रहे थे और सॉल्ट्स अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स एक ज़्यादा ओवरव्यू कर लें कि मेरीन इन्वायरमेंट में स्पीशीज़ वगैरह, कुछ स्पीशीज़ जो थी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिल्कुल आइसोटोनिक थी, कुछ स्पीशीज़ जो थी वो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कम रख रही थी। तो कैसे कम रख रही थी कि सॉल्ट्स को गिल्स के थ्रू रिमूव कर रही थी, कुछ रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू रिमूव कर रही थी, और कुछ जो थी फिशेज़ वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिल्कुल बराबर करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर यूरिया जमा करना स्टार्ट हो गई थी। एंड कुछ स्पीशीज़ जो यूरिया जिनकी बॉडी के लिए बहुत डैमेजिंग था, उन्होंने यूरिया के इफेक्ट को कम करने के लिए ट्राइमेथाइल ऑक्साइड को भी रिटेन करना स्टार्ट कर दिया था। देन बोनी फिशेज़ की बात करें तो बोनी फिशेज़ जो पहले फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव करती थी, एवोल्यूशन के बाद वो मेरीन वाटर में आना स्टार्ट हो गई। एंड मेरीन वाटर के अंदर वो किस तरीके से उन्होंने अडेप्टेशंस की कि सबसे पहले उन्होंने सी वाटर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने अंदर लेके जाना स्टार्ट कर दिया, लाइक कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। एंड सेकंड उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। याद रखिएगा कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी एनिमल सर्वाइव करते हैं वो सारे ड्राई इन्वायरमेंट को फेस करते हैं, लाइक ड्राई कंडीशंस को, या मीनली हम ये भी कह सकते हैं कि डेजर्ट एरियाज़ वगैरह में सर्वाइव करते हैं। तो होल लाइफ उन्हें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर थ्रू एवोपरेशन, कि उनकी बॉडी से वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से इस वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना है एंड वाटर को अपनी बॉडी के अंदर कंजर्व करना है। जितने भी एनिमल्स टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे थे उन्होंने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेशंस की थी ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। तो सबसे पहली अडेप्टेशन क्या थी कि उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी बॉडी की सर्फेस को कवर करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर वाटर का लॉस नहीं हो रहा था। जिसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इंसेक्ट्स की आ जाती है, जिन्होंने अपनी एक्सोस्केलेटन को वैक्सी या काइटिन की लेयर से बना दिया था, जिससे क्या हो रहा था कि वाटर का लॉस बहुत हद तक कम हो चुका था। एंड स्टूडेंट्स वर्टिब्रेट्स ने अपनी स्किन के अंदर केराटिनाइज्ड के डेड लेयर्स बनाना स्टार्ट कर दी थी, जिस वजह से क्या हो गया था, वाटर का लॉस बहुत हद तक प्रिवेंट हो गया था। स्टूडेंट्स अगर इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अलावा बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बाकी एनिमल जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करे थे उन्होंने मोस्ट फूड वगैरह को ईट एंड ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर वाटर का जो लॉस था वो कंपनसेट हो रहा था। एंड काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स ने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि पहले भी बात कर चुके। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ऐसी यूरिन जिसमें सॉल्यूट्स वगैरह एक्सक्रीट आउट ज़्यादा। कुछ एनिमल्स वगैरह ने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ज़रिए वाटर को कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया था। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मुराद कि कोई ऐसा फूड खाना स्टार्ट कर देना जिसकी बाद में जब मेटाबॉलिज्म हो या ब्रेकडाउन हो तो उससे वाटर रिलीज़ हो सके। एंड ज़्यादातर एनिमल्स वगैरह जो थे वो शेड के अंदर सर्वाइव करना स्टार्ट हो गए थे। शेड के अंदर लाइक ऐसी प्लेसेस के अंदर जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह ना पड़ सके और उनकी बॉडी के अंदर से वाटर जो है वो ट्रांसपायर ना हो पाए, जिसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हमारे पास कैंगरूज एंड रैट्स की भी आ जाती हैं। स्टूडेंट्स एक खास कैरेक्टरिस्टिक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के एनिमल्स के अंदर होती है, वो ये है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब आसान अल्फाज में कहा जाए तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी होल लाइफ वाटर को पिए बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक को हमारे पास एनहाइड्रोबियोसिस कहा जाता है। याद रखिएगा एनहाइड्रोबियोसिस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो वाटर के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। और ये जो एनहाइड्रोबियोसिस होती है ये हर एनिमल के अंदर डिफरेंट होती है। मोस्ट कॉमन जो इसमें एग्जाम्पल है दैट इज़ कैंगरू रैट, कि कैंगरू रैट जो है अपनी होल लाइफ वाटर को पिए बगैर रह सकता है। और किस तरीके से फिर अपनी बॉडी के अंदर, ऑब्वियसली जब वाटर नहीं पिएगा तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी जिसकी बॉडी के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करेगी। तो ये क्या करता है कि अपनी बॉडी ये उन डेजर्ट के प्लांट्स के ऊपर फीड करता है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स जब कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ये उन प्लांट्स के ऊपर फीड करेगा जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा कि जब इसकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये वो वाटर जो है फिर ये कंज्यूम करके अपनी बॉडी के अंदर से जो वाटर की कमी है उसको पूरा करता है। सो दैट्स द एंड ऑफ योर टॉपिक। उम्मीद करती हैं आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी क्यूरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।